पर आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि और वो अरे भाई टेररिस्ट लोग बम बना रहे हैं यार इंटरनेट पे देख के। अरे टेररिस्ट की क्यों टेररिस्ट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। हमने देख न्यूज़ पढ़ रहे थे कि बिहार में लड़कों ने यूट्यूब से देखकर बम बनाया और वो ब्लास्ट हो गया। उसके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराया। ये न्यूज़ हमारे पास हो। तो मैं आपको ये एक बात बता रहा हूँ। अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, क्या है यहाँ? मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम इंडिया में खिलाड़ी कौन सा लगता है? कहने मैच नहीं जिताया। वही बात होती है। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड की तरफ बढ़ें तो एक कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है? शाहरुख खान। हम फरुखाबाद को पूरे उत्तम प्रदेश का सबसे ऐसा जिला बनाएंगे जहाँ पे विज्ञान, संस्कृति, पर्यटन सब टॉप पे होगा। हम सब मिल के फरुखाबाद को ऐसा जिला बनाएंगे जो नज़ीर पेश करेगा पूरी दुनिया में। आज जैसे इंदौर की सफाई की बात हो रही है, वैसे फरुखाबाद की बात होगी पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि युवा साथी, नाम है वैभव राठौर। आज इनके बारे में आप जानेंगे, आज इनसे परिचय कराते हैं और जानिए समझिए इनके कार्यों को लेकर। आपको जब आप जानेंगे तो काफ़ी गर्व महसूस होगा आपको। तो आइए चलिए चलते हैं सीधे सवालों की तरफ। सबसे पहले आपका स्वागत है। अरे धन्यवाद अर्पित जी। अच्छा, हम आपके बारे में आपसे जल्द ही हम आपसे मिले हैं, लेकिन मैं आपको देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि शायद ऑडियंस को भी देखना चाहिए आपको। अच्छा, मैं फरुखाबाद की बात कर रहा हूँ, तो फरुखाबाद में से लेकर आपसे सवाल करते हैं। फरुखाबाद में कई सारी चीज़ें देखी हैं हमने। एक सबसे गंभीर मुद्दा जो है वो हमारे फरुखाबाद का है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक शहर का क्यों मजबूत होना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है, अगर वो किसी भी शहर का बढ़िया है जी, तो उस शहर में आप डेवलपमेंट नहीं हो सकता। खुद मान लो जगह है, नोएडा में जगह है, सड़कें चौड़ी, तो आज नोएडा का हाल देखिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जगह का, उसी कनेक्टिविटी, तब चीज़ें डिपेंडेंट हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जैसे फरुखाबाद मेरी दृष्टि से बहुत बड़ा टूरिज्म का हब बन सकता है। इतना अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें, महाभारत से लेके अभी तक का बहुत संकीसा है हमारे यहाँ, लेकिन संकीसा तक या फिर नीम करोड़ी बाबा जी का आश्रम वहीं से शुरुआत, वही गाँव वहीं शुरुआत हुई। वहाँ पहुँचने के लिए सब कर्म हो जाते हैं आदमी, वो जाम, वो क्रॉसिंग, वो सड़क, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो हम फरुखाबाद की ब्रांडिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है कि किसी की शहर की बैकबोन होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम नहीं होता तो वो शहर समय के साथ पिछड़ता जाता है, और जिस पे काम होता है वो बढ़ता है। आप लखनऊ, आज की डेट में लखनऊ आप देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, कानपुर का कितना चौड़ी सड़कें और कितना सब कुछ। हाँ, मेट्रो सिटी बन रही है, मेट्रो सिटी बन रही है, मेट्रोज हो गई, हाँ बिल्कुल जी। तो आप देखिए, मेरा मानना ये है कि अब आगरा से ज़्यादा टूरिस्ट फरुखाबाद आ सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो तो। ये मेरी राय। अच्छा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए तो कहीं ना कहीं शहर में मिलने वाली जो चीज़ें होंगी, जैसे कोई भी चीज़ है जो बाहर से इंपोर्ट होती है फरुखाबाद में, वो सस्ती हो सकती है। बिल्कुल। अरे मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ। मान लो कि अभी हमारे यहाँ जरदोजी का काम होता है जी, है ना जी, ठीक है। देखा जाए तो जरदोजी को वो पहचान नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी। अब उसके पीछे वजह क्या है? हमने मान लो एग्जीबिशन लगाई, हाँ एग्जीबिशन लगाई, तो USA से कोई आदमी आना है, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे लैंड करेगा वो? कानपुर लैंड करेगा, दिल्ली लैंड करेगा, दिल्ली से यहाँ आने में सारे कर्म हो जाएंगे। हाँ, तो यही मेरा छोटा सवाल है, आप उस चीज़ को वहाँ पहुँचा ही नहीं पाएंगे जी। और दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इंटेंट भी नहीं है हमारे इस समय बोले तो लीडर्स के अंदर। ये वो चाहते भी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो जैसा चल रहा है, डर से चल रहा है, लोग अब नई कॉलोनीज भी जैसे बस रही है, कोई सीवर लाइन और इन सब की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि शहर अगर शहर होगा जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, हाँ, आज भी लोग उसको क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उसका उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जो आज भी मैं मानता हूँ फरुखाबाद से भी अच्छा था। पानी नहीं रुकता रहा कोई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक शहर का होना चाहिए।
हमारे यहाँ तो बरसात होती है तो पूरे पूरे जो शहर का एरिया है वो पूरा डूबने से लगता है। ऐसा लगता है कि नदी के बिल्कुल पास में शहर बसा हो और बाढ़ आ गई हो, घरों में पानी भर जाता है, ये हाल बन जाते हैं शहर के। ऐसा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं इस चीज़ को देखो ये मानता हूँ कि अगर हम नेगेटिव ना चाहें, हम पॉजिटिव देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सोने की खदान पे बैठे हुए हैं। आप फरुखाबाद को यहाँ की आर्ट के लिए, तबला गनाना है ना हमारा जी, सब आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए आप प्रमोट कर सकते हो बस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने शब्द उठाया वो एक कुंजी है डेवलपमेंट की। फरुखाबाद मुझे लगता है जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर का विजन है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, तो उत्तम प्रदेश बनाने की जो कुंजी है वो मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट को अगर हम किसी को टूरिज्म के लिए फेमस करेंगे, किसी को अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस करेंगे, तो वो उत्तम प्रदेश बनेगा। अगर हमें फरुखाबाद को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। हाल ही में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक एक्सप्रेस वे अपने फरुखाबाद के आसपास मैनपुरी में बना हुआ है और कन्नौज से भी निकला हुआ है, लेकिन हमारे फरुखाबाद में कोई एक्सप्रेस नहीं है। हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे फरुखाबाद से निकालने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद फरुखाबाद में काफ़ी आंदोलन हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर एक्सप्रेस वे निकल जाए तो क्या हो सकता है फरुखाबाद में, किस तरह की खुशियाँ होंगी? नहीं, खुशियाँ तो मैं इसके बहुत फेवर में हूँ कि अगर गंगा एक्सप्रेस वे, खैर अभी विधानसभा में योगी जी ने बोला है कि हम एक लिंक रोड देंगे एक्सप्रेस वे के लिए, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो यूएसए से किसी को जरदोजी खरीदनी है, वो दिल्ली में उतरा, उसने एक्सप्रेस वे पकड़ा, फरुखाबाद उतर गया, ठीक है। यही कि उसने 4 सड़कें बदली, गलियों से आया, कनेक्टिंग रोड पकड़ी, पहुंच ही पाया। क्यों आएगा एक्सप्रेस? तो एक्सप्रेस वे एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटी खोलेगा बहुत। अब मुझे लगता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी जी, और कनेक्टिविटी होने की वजह से शहर ऊपर आएगा। मतलब आप देखो ना, आज की डेट में नोएडा डेवलप क्यों है? क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे बना। मानते हो? वो आज वो जो यमुना नोएडा में इतने फेस्ट होते हैं, सब होता है क्यों? आप जेवर में एयरपोर्ट इसीलिए तो बना रहे हैं जी, इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट कर सकें। अब देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि यहाँ भी एयरपोर्ट खोलें, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एयरपोर्ट नहीं खोल सकते, लेकिन एयरपोर्ट से यहाँ तक की कनेक्टिविटी अच्छी कर सकते। लगभग कम से कम 100 या 150 किलोमीटर के बाद तो एयरपोर्ट होना चाहिए, ये मेरी राय है। बिल्कुल सही राय है, मैं इसमें बिल्कुल आप मानता हूँ। और 100 से 150 किलोमीटर में आपका लोकल एयरपोर्ट, और 250 से 300 किलोमीटर के रेडियस में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, बिल्कुल 500 भी में अगर इंटरनेशनल हो, तो मतलब वो जगह बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। और लकीली हमारे अब जो चीफ मिनिस्टर, उनका विजन है कि अयोध्या को इंटरनेशनल बना रहे हैं, लखनऊ को इंटरनेशनल बना ही दिया है, तो मुझे डेवलपमेंट होते दिख रहा है। बस जैसे अभी आपने बोला ना कि अगर फरुखाबाद में ये हो जाए, जो ये हो जाए, अगर ये आपके मेरे जैसा अगर यूथ सोचने लगे ना कि ये हो जाए फरुखाबाद, बिल्कुल वहीं बदल जाएगा। प्रॉब्लम यूथ के साथ है कि वो ये हो जाए नहीं सोचना चाहता। जो जैसा चल रहा है वो वैसा बढ़िया चल रहा है। मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपकी किस विषय में, आपकी भी क्या राय है कि आपको आप हमारी और आपकी जनरेशन है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि अब हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स की जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, प्रॉब्लम ही की बात करते हैं? मतलब ये मेरी राय, मतलब इसमें आप कुछ भी अपनी राय दे सकते हैं कि गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ऐसा? ना, बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। और कहते हैं कि ना, एक युवा जो होता है वो देश का भविष्य तय करता है। मेरे हिसाब से तो देश का ही नहीं, अपने राज्य का, अपने शहर का, अपने गांव का और परिवार का भी भविष्य तय करता है। ये मेरी राय है। सही से तो युवाओं को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? आज का यूथ जो है वो कहीं ना कहीं अपने मतलब कुछ देखे हैं हमने जो कुछ ही अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह पे और ज़्यादा मार्जिन हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। फरुखाबाद का यूथ आपको किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, मैं 2 बातें बोलूँ जी। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कहा गया था। तो मेरा मानना ये है कि अगर कहीं का भी यूथ चाह ले जी, तो उस जगह को बदल सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, जो समस्या का समाधान लाए। अब आप मुझे बताओ, 28 साल या 27 साल या 25 साल की उम्र में आपके अंदर जो ऊर्जा होती है वो
60 साल 65 साल के अंदर तो होगी कभी नहीं वैसे। तो वो इंसान जो 28 साल 25 साल का है वो मुझे लगता है ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकता है। बिल्कुल। अब हमारे फरुखाबाद में जो यूथ है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से बाहर चला जाता है लोग, जिसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्रेन ड्रेन का, कि विदेश बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। मुझे फरुखाबाद भी इस चीज़ से परेशान दिखता है कि फरुखाबाद के जो यूथ है वो काम करने, रोजगार के अवसर देखने, पढ़ने सब बाहर चला जाता है। बेसिक कोचिंग की व्यवस्था नहीं कि बच्चे यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर सकें, या क्या बोलते हैं, शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है कि बच्चे यहाँ पे ग्रो कर सकें। या मुझे नहीं लगा कि जैसे अब स्टार्टअप का बड़ा जोर है तो यहाँ पे कोई स्टार्टअप कन्वेंशन सेंटर नहीं है, स्किल डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही, स्किल्स पे काम नहीं हो रहा। तो जब आप ये अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को दोगे ही नहीं, ठीक है, तो आप उस जगह का अपने इस जिले का विकास कैसे करोगे? जब आप जैसे अभी आप इतना बढ़िया इनिशिएटिव ले हो, आपके अंदर स्किल है ना कि आप वीडियोग्राफी बोल अच्छा लेते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हो, ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, आपके आसपास 50 लड़के आपको मिलते होंगे, उन 50 लड़कों में आपको ये स्किल 50 में कितनों के अंदर दिखाई दी? एक दो 50 में 1-2 दिखाई था। आप नोएडा भी रहे होंगे तो 50 में की ये स्किल कितने लोगों के अंदर थी? ज़्यादा है। चलो, इंटरनेट की व्यवस्था यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है जी। अब मैंने पहला आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और क्या बोलते हैं, संसाधनों की कमी है। अब मैं दूसरे नज़रिए से बताता हूँ। मैं फरुखाबाद आया, अभी ट्रेन से आया, गाड़ी खराब होने के कारण ट्रेन से आया। मेरे कंपार्टमेंट में 25 से 30 साल के लगभग 60% से 65% बच्चे थे जो कानपुर कोचिंग पढ़ रहे होंगे, लौट रहे। सबके हाथ में 10 में से 9 लोगों के हाथ में फ़ोन था। मैं इकलौता उस पूरे कंपार्टमेंट में किताब पढ़ रहा था। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे एलियन बैठा, और वो किताब, मतलब वो फ़ोन, चलो अच्छा आप फ़ोन में को भी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लग रहा है रील देख रहे थे, ठीक है, और वीडियो कॉल पे थे जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बताइए कौन सी ऐसी स्किल है जी जो आप इंटरनेट पे नहीं सीख सकते हो आशीष? मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई है। अरे भाई, टेररिस्ट लोग बम बना रहे हैं यार इंटरनेट पे देख के। अरे टेररिस्ट की क्यों बात कर रहे हो? टेररिस्ट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। हमने न्यूज़ पढ़ रहे थे कि बिहार में लड़कों ने यूट्यूब से देखकर बम बनाया और वो ब्लास्ट हो गया। उसके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराया। ये न्यूज़ हमारे पास हो। तो मैं आपको ये एक बात बता रहा हूँ कि आप कोई भी स्किल एक्वायर कर सकते हो। आपके हाथ में इंटरनेट है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप शहर वापस आए, तो हमारे जो फरुखाबाद के यूथ है ना, इसको चीज़ें बाहर से सीख के आप आ गए हो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इंटरनेट से सीख के। तो ये दो मेरे हिसाब से दो नज़रिए। पहला, उनके पास संसाधन नहीं है। दूसरा, उनको संसाधन दे भी दो तो वो इतने अपाहिज हो चुके हैं कि संसाधनों का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये सोच बदलनी है कि उनके अंदर पहली चीज़ तो उन्हें संसाधन देने, ये हमारी जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, और संसाधनों का वो प्रयोग करें, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। ये मेरा राय है। अभी हमारे फरुखाबाद में एक काम हुआ है कि चौराहे तिराहों पर लाइट लग गई है, ट्रैफिक लाइट। हाँ, तो ट्रैफिक लाइट लगी तो मानो कि फरुखाबाद में एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी कि हाँ, हमारे फरुखाबाद में भी कुछ हुआ है। हाँ, तो इतना पिछड़ा है हमारे फरुखाबाद की, ट्रैफिक लाइट लगने पर इतनी खुशी हो जाती है, जबकि एक बहुत सी छोटी चीज़ और देखने पर तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, छोटे छोटे से काम है होते हैं। अच्छा, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सवाल है और दूसरा हेल्थ है। हमारे फरुखाबाद में यहाँ एजुकेशन को लेकर कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा स्कूल है कि अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना हो, मतलब कोचिंग सेंटर है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज कराने के लिए फरुखाबाद में कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो उसे बाहर ही जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? यहाँ की जनता जिम्मेदार है या फिर और कोई है? देखिए, मैं
आपके सवाल के मैं फिर से बता रहा हूँ, दो तरह से जवाब दूँ जी, दोनों पर परिप्रेक्ष्य में लोग बिल्कुल। एजुकेशन, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है हमारा। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कुछ अच्छे हुए हैं, अभी पसपेड़ा में एक गवर्नमेंट स्कूल की कहानी आप पढ़ना, मैं बताऊंगा, डिजिटल हुआ। वैसे यहाँ पे भी एक स्कूल अभी मैंने देखा है वो डिजिटलाइज किया है जी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा स्कूल है, तो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, अभी देख के। तो कई गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन अच्छी, कई गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है। आप देखो दो तबका है, एक तो गवर्नमेंट स्कूल जाता है, एक नहीं जाता जी। प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर्स की क्वालिटी क्या है, ठीक है, कितने सीबीएसई स्कूल हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये इन सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को ज़रूरी मानता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था 3 तरह से होती है। प्राइमरी, आपकी सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे हो गए, और तीसरे तरुण हमारे जैसे हो गए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, नियर बाई यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी। प्राइमरी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूलों के अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है। बहुत इंप्रूव किया है, इस सरकार ने बहुत काम किया है गवर्नमेंट स्कूलों में, और बहुत से गवर्नमेंट स्कूल बहुत डिजिटलाइज हो गए हैं। मुझे लगता है अगर एक यूनिफॉर्म मिल रही, खाना मिलना है बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल जाना चाहिए। टीचर्स आ रहे हैं, तो आजकल बहुत स्ट्रिक्टनेस भी है। तो मैं मानता हूँ कि प्राइमरी शिक्षा पे बहुत काम हुआ है, लेकिन जहाँ हम पिछड़ रहे हैं वो ये है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन जो 9th के बाद होती है उस पर काम है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा साइंस ले, मैथ्स ले, कॉमर्स ले। नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये क्या कर रहे हैं हम, जो हम करियर, अब किसी भी बच्चे से पूछो क्या करेंगे 12th के बाद, या तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हैं कुछ नहीं बन पाए तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। उसकी डायमेंशन सोच का बढ़ नहीं पाया। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि टीचर्स का भी नहीं बढ़ा, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो भी डॉक्टर इंजीनियर, हाँ वो एक ही जैसा है, एक ही जैसा जी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम अवेयरनेस के ही थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है हर बच्चा किसी भी तबके से आता हो, गरीब अमीर किसी भी तबके, सबकी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। हर स्कूलों में मैंने फैसला किया है कि मैं हर स्कूल में करियर काउंसलिंग करवाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एजुकेशन में ही मैं काम भी कर रहा हूँ इतने साल से। मेरा ये भी मन है कि मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। हम कर रहे हैं, हमने कई सजेशंस और कई तरह के उसमें इनपुट्स दी हैं। बाकी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है इस विषय में, तो बहुत वेल एंड ग्रेट है। इसी के साथ बात रही यूपीएससी की, तो यूपीएससी में ये कर सकते हो आप कि मैं फिज़िक्स वाला सब्सक्रिप्शन लेके यहाँ भी पढ़ सकता हूँ जी, है ना। अगर मान लेता हूँ कि मैं फिज़िक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ और 4 दोस्त हैं मेरे, 4 लोग मिलके लेते हैं, या 10 लोग दोस्त मिलके ले लेते हैं, बड़ी टीवी पे उसको चला लेते हैं, हम 5 पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। मेरे भाई बोला इंटेंट होना चाहिए बच्चों का। मान लो कोचिंग नहीं, अपनी कोचिंग बनाओ, एक जैसे आपने स्टूडियो बनाया है, हम एक लाइब्रेरी बना लें, वहाँ पे टीवी लगा लें और 15-20 बच्चे मिल के सब्सक्रिप्शन ले लें फिजिक्स वाला का, हाँ, और वो टीवी पे लगाए, सब लोग सुने देखें। तो रही बात हेल्थ की, अब यही हेल्थ पे आता है जी। हेल्थ में यार मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ है, बेसिक अवेयरनेस होती है लोगों की, वो बहुत कम महत्व लेगी। ठीक, मैं डॉक्टर रजनी सरीन जी हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ में यहाँ पे। तो जब हम कैम्प करते हैं, कान में लोगों को सुनने की समस्या है, ठीक है, तो 20% लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके कान में मैल के कारण उनको सुनाई कम देने लगता है। मतलब मैल नहीं साफ करते कान का, ठीक, कितना बेसिक चीज़ है। अब आप देखने जाओ कि बहुत बड़े स्तर पे मोतियाबिंद की ऑपरेशन हो रहा है, बट अनीमिया अवेयरनेस के लिए काम नहीं हो रहा। आपको पता है कि आपके घर हर 3 में से 1 महिलाओं को अनीमिया की कमी होती है। सरकार फ्री में आयरन टैबलेट्स दे रही है, आपको अंदाज़ा है? हम सरकार इतना काम कर रही है महिलाओं के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन वो हम तक पहुँच ही नहीं पा रही क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं। दूसरा, हमें अवेयरनेस नहीं, ये गलत है। दूसरा, जो पब्लिक लीडर्स हैं आपके जो भी लीडर्स हैं, जो भी पार्टी बड़े सन मैटर, वो आप तक क्या ही पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे, वो भी नहीं पहुंचा पा रहे। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सिस्टम, अब मैं लीडर्स को नहीं जिम्मेदार ठहराता क्योंकि वो 5 साल के लिए आते हैं। जो अधिकारी गण हैं आपके, जो 60 साल की जॉब पोस्टिंग पे है, क्या वो आप तक सर्विसेज पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंचा। तो स्वास्थ्य सेवा मैं मानता हूं कि अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत हमें नुकसान हो रहा है। दूसरा, हाँ, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा अस्पताल हो, अच्छा अस्पताल हो जिसमें सब सुविधाएं हो, तो
बहुत सी चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आदमी मैंने देखा है एजेंसी भागता है कानपुर, कुछ होता है यहाँ एजेंसी में 90% मतलब बहुत आदमी पर का बात है, 90% तुम बहुत ज़्यादा बोलो। मेरी ये मैं मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षा के मामले में नहीं है, यूनिवर्सिटी कानपुर है, और हेल्थ के मामले में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं आपसे डिनाई नहीं कहूँ। बोला भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप पेशा बहुत अच्छे हैं, तो लोगों को भी जानना चाहिए कि आप हैं कौन और कहाँ से ये सोच आई इस तरह से, मतलब कैसे क्या है, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, क्या है यहाँ। मेरा नाम वैभव सिंह राठौर है। ये नंसा ग्राम है, खिमसेपुर मोहम्मदाबाद के आगे, वहीं नंसा ग्राम में मेरा निवास है। और मैं पढ़ाई मैंने कानपुर से करी, और क्योंकि परिवार कानपुर में है हमारा, तो कानपुर में रहना हुआ, तो कक्षा 12 से मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था, पर्पल अम्ब्रेला मीडिया नाम से। और हम लोग क्या करते थे, स्टार्टअप्स को मार्केटिंग सपोर्ट करते थे कि वो कैसे फ्लरिश है, क्योंकि स्टार्टअप बनते थे, फेल होते थे क्योंकि वो अच्छी मार्केटिंग नहीं, वो ब्रांडिंग ना होने की। फिर उस स्टार्टअप के थ्रू मैंने अलग अलग बिजनेसेस को सपोर्ट दिया। मैंने अपने क्लोथिंग का ब्रांड स्टार्ट किया, स्टार्टअप कंसल्टिंग चालू करी। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, निस्बर्ड होता है, एंटरप्रेन्योरशिप इन स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, यहाँ पे मैंने स्टार्टअप कंसल्टिंग दी। मैंने दैनिक जागरण के साथ संस्कारशाला करी, गुरु मंत्र करे। टोटल मैंने 5 सेशंस लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, निप में, डी के सारे कॉलेजेस में मेरे सेशन हुए। मैं मतलब बहुत समय तक पैसा कमाने के बाद फिर मैं जब शिफ्ट हुआ एजुकेशन में जी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम भारत की 60% समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अगर हम शिक्षा इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने ये सेशंस लेना, बच्चों से मिलना, बच्चों की प्रॉब्लम जानना, एंटरप्रेन्योरशिप ने मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया था, तो मैंने उनका विजन आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप की वर्कशॉप्स लेना चालू किया और स्टार्टअप को बहुत प्रमोट किया, क्योंकि मैंने खुद स्टार्टअप किया था बहुत पहले। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन में काम करना चाहिए, इसलिए मैंने एक NGO बनाई, रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन नाम से जी। रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन इस समय प्रयागराज, कानपुर में और पुणे में, देहरादून में और फरुखाबाद में काम कर रही जी। फरुखाबाद में हम संवेद एक संस्था बनाई है, मेरे मेंटर हैं भूपेंद्र सिंह जी और डॉक्टर रजनी सरीन जी मेरी मेंटर हैं। तो वो काफ़ी, आप जानते हो कि सोशल सर्विसेज में एक्टिव काफ़ी रहती, तो उनके साथ मिलकर हम फरुखाबाद में हमने पुनरुत्थान का एक कार्यक्रम चालू किया कि हम फरुखाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, फरुखाबाद की आर्ट कल्चर को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वही यूथ के लिए हम स्किल डेवलपमेंट और अभी हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। ये हम फरुखाबाद में कर रहे हैं। कानपुर में हमने फलदार कैंपेन किया था, महिलाओं के लिए उत्पत्ति किया था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो जो भी समाज के जो भी मुद्दे हैं, इश्यूज़, इन पे जो भी शेड्यूल 7 के अंदर आते हैं, वो हम सब पे काम कर रहे हैं अपनी NGO के थ्रू। बाकी मेरा एक पॉडकास्ट है वैभव राठौर शो नाम से, इंडिया का टॉप से फिल पॉडकास्ट है, जहाँ पे हम वही युवाओं की जो समस्याएं होती हैं जी, उन पे काम करते हैं। अच्छा, मुझे पता लगा है कि आप फरुखाबाद में पढ़ने वाले जो पढ़ाई में तेज़ हैं बच्चे, उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे ये पता लगा है। तो वो क्या चीज़ है, पूरी दीजिए उसको, इन्फॉर्मेशन दीजिए उसको। दरअसल हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं जो बच्चे UPSC की मतलब UPSC करना चाहते हैं, जिनमें कहीं से अधिकारी बनने का मतलब इंटेंट है कि हम अधिकारी बनेंगे तो हम समाज सुधार करेंगे, बदलाव लाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक स्कॉलरशिप लाएंगे, जिसमें हम एक एग्ज़ाम कराएंगे बच्चों का, और वो एग्ज़ाम में बच्चे जैसे बैठे, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें से हम इंटरव्यू कराएंगे बच्चों का, 50-100 बच्चे सेलेक्ट करके। उनमें से हम 10 बच्चे चुनेंगे, उनको फ्री UPSC की कोचिंग, रहना और पढ़ाई सब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कराएंगे, जिसे हमने पार्टनरशिप संकल्प के साथ किया है जी। तो ये अभी तक का प्लान है। इसके बाद हमने स्किल डेवलपमेंट पे भी सोचा है कि इसके बाद अगर जो बच्चा बचेगा जो नहीं सरकारी नौकरी कर सकता है, हमें क्या पता, हर आदमी थोड़ा ना UPSC के लिए एकदम होता है, कुछ आदमी हो सकता है कॉर्पोरेट में अच्छा करे। भाई मैं खुद UPSC के लायक नहीं बना यार, तो मैंने आज NGO रन करी, मैं समाज के लिए काम करने लगा। तो मैं मानता हूँ कि हर आदमी को, जैसे मैं आपके लिए सब बोलूँ कि आप भी तो सरकारी नौकरी में तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडियो रन कर रहे हो,
तो आपका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है समाज में। बस लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं, जैसे मेरे एक मित्र हैं शांतनु जी हैं, तो वो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों लग रहा है, लेकिन फोटोग्राफी में उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के दम पे फरकाबाद को इतने ऊंचे स्थान पे ले गए। वो उनकी वजह से कई ऐसी चीज़ें फरकाबाद की मुझे पता चली। तो आप कोई भी काम करके समाज का भला कर सकते हो, देश का भला कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, और घर चला सकते हो, ज़रूरी नहीं आप सरकारी नौकरी करो। तो जो बच्चे बच जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि हम उनको कहीं ना कहीं सेट और करें इन सब चीज़ों में। ये हमारा अभी तक का प्लान है। बाकी मेरा परिवेश भाई आरएसएस का रहा है, बाल काल से मैं स्वयंसेवक था, तो ऐसी समस्याएं हमें दी जाती थी, उस समस्याओं का हम समाधान करते थे, शाखा लगाते थे। तो हमारा मानना है समाज में रहना है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए करना है। अच्छा, हमने अभी तक इतनी सारी बातें कर ली हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है। फर्रुखाबाद को लेकर, आसपास के क्षेत्र को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट जो है आसपास चल रहा है और सरकारें भी काम कर रही हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देश के कुछ मुद्दे जो आपको ऐसे लग रहे हों कि इन मुद्दों, मतलब इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, तो हमारे देश में एक यूथ को या फिर हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, या उनके लिए क्या अच्छा काम किया जा सकता है आपके नज़रिए से, एक युवा के नज़रिए से क्या हो सकता है सर? जैसे कई सारे हैं। थोड़ा अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफिक करें कि आप कहना चाहते हो अगर हमें यूथ वेलफेयर करना है तो हम क्या करें देश में। सरकार मुझे लगता है कि बहुत स्कीम रन कर रही है यूथ वेलफेयर के लिए। स्किल डेवलपमेंट, अब की बार बजट में इतना पैसा स्किल डेवलपमेंट भी डाला है गवर्नमेंट में। हाँ, स्किल डेवलपमेंट भी डाला। तो मैं तो सरकार चाहती है यूथ पे काम हो। दूसरा, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमारे देश में जो युवा है उसको देश से प्यार बहुत कम है यार। मतलब सड़क पे थूक देगा, कचरा फेंक देगा सड़क पे, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसा मांगता है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब वो गाली होती है भाई कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो अब लोग अपने देश से जब तक प्यार नहीं करेंगे ना भाई, तो देश के लिए जिएंगे नहीं। देश के लिए जब जिएंगे नहीं तो देश के लिए कुछ करेंगे नहीं। तो देश से प्यार करना बहुत जरूरी है। अब देश से प्यार कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें इस तरीके से उसको नहीं ढाला गया कि बच्चों को देश से प्यार हो। अब देश से प्यार होता नहीं तो देश का नुकसान करते हैं। तो ये अगर मेरे हिसाब से अगर एक चीज़ करनी चाहिए तो मुझे लगता है महापुरुषों की कहानियाँ, महापुरुषों की उनकी जीवनी जो होती है वो बच्चों को ज़रूर पढ़ानी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ है तो वो कैसे हमें आज़ादी मिली, कितने साल के संघर्ष के बाद, कितने लोगों के अब बलिदान के बाद। जब आपके अंदर ये सोच होगी ना कि आपको लगेगा मेरे ऊपर एक कर्जा है यार उन लोगों का, मुझे करना है कुछ। अब आप सवाल पूछो मैं समाज के लिए क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं ऐसा तो कमा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा तो मैं जब चाहूँ तब जैसे चाहूँ वैसे कमा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ आज की डेट में हमारे कई तरह के प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। पैसा कमाना एक बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम ये है कि जब आप यहाँ से जाओ, आपने अब जिस जगह आप रह रहे हो उसके लिए क्या किया। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम युवा अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर से शुरुआत करो, अपने ज़िले से शुरुआत करो। आप जहाँ हो अपने ज़िले को, आप हर इंसान जो भी फर्रुखाबाद में रह रहा है, मेरा उसके लिए ये मैसेज है, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा शहर इंदौर जितना फेमस क्यों नहीं हो सकता सफाई में। इंदौर कितना फेमस है सफाई में? वो मेरे हिसाब से भारत का शहर जो है सबसे साफ शहर क्यों? नागरिकों की वजह से। आप अगर अपने शहर से प्यार करोगे, सबसे पहले तो अपने परिवार से प्यार करो, फिर अपने मोहल्ले से प्यार करो, फिर अपने शहर से प्यार करो और फिर अपने देश से प्यार करो। अगर आप अपने शहर से प्यार करोगे तो अपने शहर के लिए हमेशा अच्छा सोचोगे। फिर ये जो अधिकार आपको लगता है कि सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम आपके आगे झुकेगा। जब आप मांगोगे रोड चाहिए, मुझे हाईवे चाहिए, जब आप मांगोगे कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे चाहिए क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको सब मिलेगा क्योंकि आपको वो चाहिए, क्योंकि आप अपने शहर को आगे बढ़ाना चाहते हो। लेकिन अगर आप इस विषय में सोचोगे नहीं, आपको लगेगा ये खैरात है यार, तो फिर काम होने पे। तो वो जो बोलता है ना, मैंने बोला ना, देश से प्यार करना ये यूथ को करना चाहिए। बाकी सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ये मुझे लगता है। बाकी अच्छा, कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि कुछ युवाओं के बारे में ही कहना चाहूँगा कि सिस्टम तो काम कर रहा है सही से,
सरकारें चीज़ें भी दे रही हैं अपनी तरफ से। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी स्कीमें हैं, सरकार निकाल भी रही है। लेकिन कहीं न कहीं युवा जो हैं वो अपने काम को ना करके सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई। मैं बता रहा हूँ कि मैं फरुखाबाद में इतने दिन से हूँ। मुझे एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप किसी से पूछो मुद्रा योजना से हमने लाभ उठा के कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाली, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई युवा नहीं मिलेगा। हम भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो। आज मैं मानता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का एक यूट्यूब पे कोर्स करके आप 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो। वेबसाइट बनाना सीखना 1 घंटे का काम है, एक वेबसाइट बनाने में 5,000 रुपये मिलता है। या कितने और फरुखाबाद में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने व्यापारी हैं जिनको वेबसाइट की नीड है, वो दिल्ली भागते हैं। आप बनाओ वेबसाइट, सीखो, यूट्यूब से बनाना चालू कर दो। तो आप अब सबसे बड़े दुश्मन अपने ही हो भाई। आप सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो यूथ के अंदर, वो ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हम ही नहीं चाहते कि जो मैं आपको एक सलाह ये दूंगा, जो भी यंग जनरेशन में पॉडकास्ट, आपकी जितनी ऑडियंस है यंग है, कि लाइफ में अपने ये सोचना शुरू कर दो कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप मोटे हो तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है। आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकता है आपने एकेडमिकली अच्छा ना किया हो। आपको कोई स्किल नहीं आती क्योंकि आपने स्किल सीखी नहीं। आपके घर वाले आप पे भरोसा नहीं करते क्योंकि आपने उनको ऐसा मौका नहीं दिया कि वो आप पे भरोसा करें। आप अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ना सरकार, ना परिवार, ना यार, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप अपनी ज़िंदगी आज बनेगी तो आप रिस्पॉन्सिबल, और जब मरोगे तो ऊपर वाले को जवाब भी आप ही दोगे कि आप बेटा तुम्हें दुनिया दी, ये ज़िंदगी दी थी, तुमने ज़िंदगी में क्या किया। तो ऊपर वाले इसके ना, वो मेरे पापा ने हमें ये नहीं करने दिया, वो सरकार ने हमें वो नहीं करने दिया, तो कहाँ से करने देगा। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है भाई, मानते हो कि नहीं बनाना पड़ता। तो हर आदमी को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी चीजें चेंज। तो यूथ को कंप्लेन करना बंद करना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे हमने बात की है देश के ऊपर और अपने क्षेत्र के बारे में इतनी सारी बातें होनी। अच्छा, एक कंट्री है, एक दो कंट्री हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, चाइना जी, एग्जाम में। इन देशों को लेकर क्या मन में विचार है, कैसे हैं ये देश और क्या वजह है इनके पीछे कि ये इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश पीछे क्यों है? यही क्वेश्चन रहना चाहिए, या फिर ये कि वो तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं? क्या लग रहा है? नहीं, हम भी बहुत तरक्की कर रहे हैं विश्व पटल में। जापान से तो मैं मानता हूँ कि भारत काफ़ी आगे आ रहा है और आ ही जाएगा। चाइना में मानता हूँ कि हमसे आगे है, क्योंकि चाइना का जो यूथ बोलो, वहाँ के जो लोग हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला ना, देश से बहुत प्यार करते हैं। तो जो माइस्ट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने नेशनलिज्म पढ़ाया चाइना में। अब चाइना की ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि वहाँ का हर आदमी अगर स्ट्राइक भी करता है ना, तो मान लो कि तुम जूता बना रहे हो, तो तुम एक पैर का बनाना होगा, खाली नहीं बैठोगे। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं होता काम बंद कर दो। आज पूरी दुनिया की फैक्ट्री है चाइना। आपको कोई सामान लेना हो चाइना में जाएगा, चाइना से खरीदना पड़ रहा है। हमारे पास भी तो इतनी जनसंख्या है, हम अगर मिलके अगर सब फैक्ट्री स्टैब्लिश करें तो क्या हमने इस दुनिया की फैक्ट्री बन सकते हैं? बन सकते कि नहीं बन सकते? तो ये वही चीज़ होती है ना, अगर आप अपने देश से प्यार करोगे तो आप डेफिनेटली अपने देश के लिए कुछ करोगे। अभी क्या लगता है कि आप जब पैदा होते हो तो आपको ऐसा लगता है हम पैदा हो गए, हमने देश के ऊपर एहसान कर दिया है, अब हमारे देश की जिम्मेदारी कि हमें पाले पोसे बड़ा करे, और कर पाएंगे तो कर लेंगे, टैक्स भी क्यों ही देंगे, टैक्स से बचेंगे। टैक्स लाभ बढ़ गई, वाह वाह वाह, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोगों में कितनी खुशी थी, टैक्स ना देना पड़ेगा, कितनी खुशी। खैर, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग बहुत देते हैं, हमारे देश में है, टैक्स का तो एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन चाइना आज इतना तरक्की कर रहा है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरशिप पे बिलीव करते हैं। अगर यहाँ देखो, आप दिल्ली, नोएडा में, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने वाले 10 में से 70 युवा मिलेंगे, लेकिन फरुखाबाद में 10 में से एक बच्चा भी नहीं कहेगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है। तो इसी ही हम बात कर रहे हैं। अब 10 का 9 बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, भाई वैकेंसी है 40, लड़का लगाए 40,000, तो कहाँ से तरक्की हो पाएगी?
तो हमें नए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और तरीके बदलने पड़ेंगे, तो हम बहुत सारे बदलाव ला पाएंगे। यही मेरी राय है। और रही बात जापान की, जापान इतना फेमस इसलिए क्योंकि वहाँ का सिविक सेंस अच्छा है। यहाँ तुम फरीदाबाद में आओ, तुम लोग लाइन से गाड़ी लगाते हैं, बाइक वाले राइट साइड आ जाएंगे, ठीक है, कार खड़ी है, जाम लगा है, खड़े हैं भीड़ में, अगर सब लोग अपनी अपनी लेन में चलें तो जाम लगेगा। जापान में नहीं चलता इसीलिए। ये जो सिविक सेंस है ना भाई, ये सिविक सेंस जापान में बहुत अच्छा है। लोग सफाई रखते हैं, लोग आप अभी मैंने एक वीडियो देखा था, जापान में एक लड़की मोजे पहन के, सफ़ेद मोजे पहन के जापान में घूमी थी और उससे मोजे गंदे नहीं हुए थे सड़क पे। हाँ, और तुम सफ़ेद शर्ट पहन के सुबह निकलो, शाम को तुम्हारी कंडीशन देख लो एक बार, मानते हो? तो यही सब समस्या है। और ये इसकी कारण यही है, मैं एक ही लाइन में एक ही बात बोली आपको बहुत पहले, प्यार नहीं है मेरे देश। इतने सारे सवाल पूछ लिए हमने आपसे और कुछ सवाल बचे हुए हैं वो भी आपसे पूछ लेते हैं जी। देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक का कौन लगा? देश में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, मेरी नज़र। कारण क्या है? क्योंकि जैसे और पॉलिटिकल लीडर्स आए, अटल जी थे, उनका बहुत अच्छा विजन था, शाइनिंग इंडिया लेके आए, ठीक है। नरसिम्हा राव बहुत अच्छे थे, 1992 की उनकी लीडरशिप में FDI आया, बहुत विजनरी लोग आए। लेकिन मोदी जी की जब आप इंटरव्यूज सुनो, बातचीत सुनो, तो किसकी बात करते हैं? 2047 की बात करते हैं। 2047 मिशन 2000, अगले की सोच कहाँ चल रही है? 2047। और काम क्या कर रहे हैं? मतलब सोच विजनरी है, लेकिन सोच कहाँ है? स्वच्छ भारत लेके आए। आज आप मुझे बताओ, एक बार कूड़ा फेंकने से पहले दिमाग में ख्याल आता है यार, स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ रखना, देखता नहीं है, ठीक है, सफाई कितनी बात हो रही, ठीक। किसने अपने जीवन में सोचा था कि मेरे खाते में पैसे आएंगे, मैं काम करूंगा मेरे खाते में पैसे? किसने जीवन में सोचा था कि अरे अपोजिशन के लीडर्स ने नहीं सोचा था कि ठेले वाला कभी पेमेंट डिजिटल ले पाएगा? किसका विजन था यार? भारत को अगर किसी ने इतना अग्रसर किया, मैं अक्सर स्कूल में इस बात से बड़ा परेशान रहता था, यार हम लोग हथियार खरीदते हैं, बना के बेचते क्यों नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं करते? हम तो कर सकते हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है भाई। आज हम चांद पे जा रहे हैं, चांद पे मतलब जाने के लिए मार्स पे गए हैं हम, और ये हथियार बेच रहे हैं। मुझे ये सब लगता है यार, ये सब पॉसिबल ही नहीं था हमारे देश में। सफाई की बात से लेके AI की बात तक करता है, ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जिसने ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे पास, जिसने टेक्नोलॉजी पे भी बात करी, जिसने समाज की भी बात करी, जिसने राष्ट्र की भी बात करी, इंडिया फर्स्ट, GST लाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, जिसने राष्ट्र को एक धागे में पिरोया। हम सब, मुझे ऐसा लगता है कि हम अलग अलग बटे हुए थे, हम सबको एक धागे में पिरोने का काम किया और समाज के लिए सोचा। तो हम बहुत मतलब मैं खुद को बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि हमें ऐसी सरकार मिली जो कि भारत को विश्व पटल पे लेके गई। आज आप भारतीय बोलते हैं तो लोग आपको गर्व की दृष्टि से देखते हैं। अमेरिका प्रधानमंत्री भी चेयर खींचता है भाई, ऐसा प्रधानमंत्री। तो मैं तो बहुत प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। उन्हीं के विजन की वजह से ही मैं सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, उनका ही विजन है। उन्होंने क्योंकि कहा कि हमारे जैसे यंग लोगों को सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, तो मेरा यही उनके लिए है कि उनसे अच्छा मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री हुआ है। मैंने पढ़ा बहुत है प्रधानमंत्रियों के बारे में, जितने भी हुए हैं देश के, और काफ़ी अच्छे थे। नरसिम्हा राव जी काफ़ी अच्छे थे और अटल जी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन देश को जैसा प्रधानमंत्री चाहिए था वैसा प्रधानमंत्री है इस समय हमारे पास। स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, ये ऐसा मेरी राय है जी। अच्छा, अगला सवाल आपसे, अगर आपको 2 महापुरुष में से एक चुनने को दिया जाए, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी में से किसे चुनेंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मतलब महात्मा गांधी जी के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट है, उनका आज भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है लोग फॉलो करते हैं। और देखो यार, इतने सारे लोगों का आंदोलन खड़ा करना बहुत बड़ी स्केल चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन BR अम्बेडकर जी का जो बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे देश को, वो है संविधान, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा संविधान लिखा और उन्होंने जो तर्क दिए
और जो भी उन्होंने क्लॉज दिए वो बहुत मतलब सोच समझ के दिए थे। हमारे कई चेंजेस हुए भाई, आप अमेंडमेंट्स पढ़ो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरे संविधान को बदल ही डाला ऑलमोस्ट। जो विजन बाबा साहब का था वो विजन तो नहीं दे पाए, लेकिन बाबा साहब मेरे हिसाब से मॉडर्न इंडिया के क्या बोलते हैं वो शब्द होता है, मैं तो मॉडर्न इंडिया के विश्वकर्मा वही हैं। आज हम कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, कहीं से भी आता हो, किसी भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कहीं से बैकग्राउंड से आता है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो संविधान ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो सामने से कह सकता है आई कैन सी यू इन कोर्ट। मानते हैं बात जी? तो कोई भी आदमी हमारे देश में किसी के ऊपर धौंस नहीं जमा सकता है संविधान की वजह से। तो मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। बाकी गांधी जी के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, उनका मॉडल्स और उनके किए काम, हमारे राष्ट्रपिता हैं वो। तो हमारा तो बिल्कुल, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दो महापुरुषों का, ये भी मैं बोलूँगा। सबने अपने परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा काम किया। गांधी जी ने बहुत बढ़िया काम किया अपने स्तर पे, और गांधी जी ने अपने परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा काम किया और बाबा साहब ने अपने परिप्रेक्ष्य में काम किया। फिर मैं वही चीज़ कहूँगा, दो लोगों में हम कंपैरिजन करके उन दोनों के कामों को हम छोटा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि दोनों का काम अपने अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी था। कल अभी जिस टाइम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं हम, उसके अगले दिन भारत पाकिस्तान का मैच है जी। तो सबसे अच्छा टीम इंडिया में खिलाड़ी कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा खिलाड़ी आज तक जो लगे वो सचिन तेंदुलकर लगे। उसके बाद से मैंने क्रिकेट नहीं देखा, बहुत रेयर ही देखते हैं, सिर्फ आईसीसी इवेंट्स। मुझे डेफिनेटली रोहित शर्मा, कोहली बहुत पसंद है। और एक प्लेयर जो मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छा लगा वो अभिषेक शर्मा, युवराज क्लब अपनी, हाँ वो भी बहुत अच्छा। और यशस्वी जायसवाल आई अप्रिशिएट, और बुमराह। मैं अपने 11 की जो 11 प्लेयर्स हैं, मुझे अपने इंडिया टीम के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। मैं एक को तो नहीं चूज कर सकता, क्योंकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट होता है। और मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी के छक्के ने मैच जिताया है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि 11 खिलाड़ियों का पूरा उसमें वो रहता है। और एक अगर चुनना होगा तो मैं आने वाले टाइम में यशस्वी जायसवाल चुनूंगा, क्योंकि वो फ्यूचर है किसके। ये छक्के ने मैच नहीं जिताया वही बात होती है। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड की तरफ बढ़ें तो एक कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है? शाहरुख खान। मुझे बहुत पसंद है शाहरुख खान, क्योंकि वो नथिंग से समथिंग का जो सफ़र है वो शाहरुख खान ने तय किया। जॉन अब्राहम हो गए, ये सब एक्टर्स हैं जो नथिंग से समथिंग है। और बहुत से कलाकार हैं। एक्ट्रेसेस में तो मेरी कोई भाई फेवरेट ऐसी एक्ट्रेस नहीं है। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि फिर भी श्रीदेवी बहुत पसंद थी मुझे, क्योंकि वो साउथ की होने के बाद भी उन्होंने हिंदी बहुत अच्छी बोली भाई। और लगता ही नहीं कि एक बार भी आप उनकी मूवीज देखो लगेगा नहीं वो साउथ इंडियन थी। तो श्रीदेवी मुझे बहुत पसंद थी। अभी आज के टाइम में मुझे एक्ट्रेसेस आलिया, अलग अलग रोल्स हैं। आलिया भट्ट का रोल मुझे अच्छा लगा गंगूबाई में, तो आलिया भट्ट कह सकता हूँ। सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? इंसानियत। अगर हम बोलें तो इंसानियत से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है। हम अगर इंसान बनना सीख जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होएगी इस समाज में। इंसान वो आदमी किसी भी धर्म में रह के हो सकता है। और धर्म का देखो अर्थ होता है धारण करना जी। हम लोग को मतलब आप क्या धारण करते हो, से पत्नी का धर्म अलग होता है, पुत्र का धर्म अलग होता है, ठीक है। हमारे सनातन संस्कृति में कर्म के हिसाब से हम लोग बैठे हुए हैं जी, ठीक है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छे कर्म है, तो सबसे अच्छा धर्म इंसानियत हो। या अगर आप इंसान हो तो उससे अच्छा धर्म कोई हो नहीं सकता। मेरी नज़रिया ये है। चलिए, मेरे सवाल तो सारे ख़त्म हो गए हैं, और आपका अगर कुछ रह गया हो, मैं अगर ना पहुंच पाया हूँ और आप मेरे कैमरे पर कहना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं बस ये कहूँगा कि आप मेरे साथ प्रतिज्ञा लीजिए कि हम फर्रुखाबाद का पुनरुत्थान करेंगे। हम फर्रुखाबाद को पूरे उत्तम प्रदेश का सबसे ऐसा जिला बनाएंगे जहाँ पे विज्ञान, संस्कृति, पर्यटन सब टॉप पे होगा। हम सब मिल के फर्रुखाबाद को ऐसा जिला बनाएंगे जो नज़ीर पेश करेगा पूरी दुनिया में। आज जैसे इंदौर की सफाई की बात हो रही है, वैसे फर्रुखाबाद की बात होगी पूरे देश में। और मेरा साथ आप दीजिए
आप सब लोग मिल के काम करेंगे, डॉक्टर रजनी सरीन जी जैसे लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, भूपेंद्र चाचा जी जैसे लोग हैं, हम इनका साथ देंगे। जब हम इनका साथ ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे तो हम समाज में बदलाव ला पाएंगे। और अगर आप 20 साल से लेके 35 साल के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और इनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी ज़िंदगी कभी बदल सकती है। बस आपको ये सोचना चाहिए कि आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की डोर है और आप उसे बदलना चाहते हैं। और अगर आप अपने अपने इस ज़िले को बदलना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि फ़रुखाबाद आने के लिए बस 24 घंटे मिलनी चाहिए, फ़रुखाबाद में बड़े बड़े क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ और सब कॉलेजेस खुलने चाहिए, फैक्ट्रीज़ खुलनी चाहिए, या फिर ये सब होना चाहिए, तो मेरे साथ लग जाइए ना फ़रुखाबाद बनाने में। क्या रोका है आपको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना टाइम दिया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना लंबा इंटरव्यू देखकर आप समझ गए होंगे कि वैभव राठौर जी के अंदर कितनी लगन है इस फ़रुखाबाद में बदलाव करने के लिए, और क्या कुछ नहीं हो सकता है अगर आप लोग भी इनका साथ दें और हम भी इनके साथ। तो यहाँ आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद, और आप सभी ने इतना लंबा इंटरव्यू देखा इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।